नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दूसरे दिन कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसमें सैमसंग हेल्थ केयर, एलेक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन, योंगसांग कॉरपोरेशन के साथ साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सियोल तकनीकी हाई स्कूल का भी आज दौरा किया और राजस्थान के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली उल्लेखनीय पहलों, स्कूल के एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी देखा, छात्रों के साथ बातचीत की और कक्षा में सिखाई जा रही अत्यधिक उन्नत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी अनुभव किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक क्रियान्वयन से प्राप्त ज्ञान युवाओं को सैद्धांतिक समझ के अलावा गतिशील और व्यावहारिक बनाता है। मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान को राजस्थान आने और राज्य में एक संस्थान स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक दिन पहले ही सियोल इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार पर बहुत जोर दे रही है। इन बैठकों के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अपना दक्षिण कोरिया दौरा पूरा कर लिया है और अब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह प्रतिनिधिमंडल अब जापान की यात्रा करेगा। मुख्यमंत्री के साथ दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्य के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। सहयोगी रूप नारायण सावरिया इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रूप, तो आखिरकार सियोल का यह दौरा अब अपने समापन की ओर है। इसके बाद हालांकि जापान का दौरा शुरू होगा, लेकिन जो कोशिश है, जो इसके पीछे का मकसद है, वह यह है कि राजस्थान को टूरिज्म हब के लिए कैसे और विकसित किया जाए और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स की एक खेप यहाँ आकर के अपनी चीजों को लगाए, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। क्या कुछ निकल कर आया इस पूरे कार्यक्रम में? रूप, देखिए कुणाल, मैं यह बताना चाहूंगा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया पहुंचे थे और 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है उन्होंने वहां दक्षिण कोरिया के तमाम लोगों से मुलाकात की, व्यापारियों से मुलाकात की, वहां के संगठनों से मुलाकात की, बड़ी कंपनियों से मुलाकात की और उन्हें जो है राजस्थान में आमंत्रित करते हुए कहा कि राजस्थान में वे आए और इन्वेस्ट करें, क्योंकि राजस्थान की सरकार जो है उनके लिए अपने द्वार खोले हुए हैं और खुली बाहों से जो है उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको तमाम सुविधाएं वो देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ उनके समझौते की बात भी हुई है, कई चीजें जो है एकदम क्लियर हुई है, वो आने वाले टाइम में क्रियान्वित हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दक्षिण कोरिया से जो है अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पत्थर जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाया दक्षिण कोरिया ने। तमाम चीजें यहाँ का जो डेवलपमेंट पर्यटक को लेकर था उस पर भी जो है काफी खुल के बात हुई और उसको लेकर भी जो है दोनों देशों के बीच में कई चीजें, प्रदेश और कोरिया सरकार के बीच में कई चीजें हुई। तो वहाँ के जो उद्योगपति है, वहाँ की जो कंपनीज है, उन कंपनीज को लग रहा है कि राजस्थान में इन्वेस्ट करना उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए एक नया विकल्प जो है व्यापार के लिए राजस्थान एक अच्छा मार्ग होगा। तमाम प्रयासों के बाद जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जो है सफल होते नजर आ रहे हैं और लगातार, क्योंकि देखिए राइजिंग राजस्थान उनका एक सपना है। उनका कहना है कि अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान के लोगों को जो है काफी फायदा है यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस चीज को लेकर जो है जिस मकसद के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे गया है वो कहीं ना कहीं जो है सफल होता दिखाई दे रहा है।
कई सेक्टर में जो है उनकी बातचीत, अच्छी बातचीत हुई है, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है, और जो है उनका आने वाले समय में क्रियान्वयन राजस्थान में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रूप। और दक्षिण कोरिया का तो यह दौरा समाप्त हो गया है, समापन की ओर है, लेकिन अब राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अब वो जापान का भी दौरा करेंगे। ऐसे जापान से भी क्या कुछ उम्मीदें, क्योंकि जापान अपनी बहुत उच्च तकनीकी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ऐसे में कुछ इस्टेब्लिशमेंट जापान की कंपनियां यहां आकर लगाए, कुछ क्लासरूम्स ऐसे लगाए जिनमें बच्चों की और बेहतरी हो सके, इसके लिए भी फोकस रहेगा। जापान से कितनी उम्मीद होनी चाहिए राजस्थान को? देखिए कुणाल, जापान जो है पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, और टेक्नोलॉजी आज का जो है विशेष पूरा है। इसी को लेकर जो है प्रयास एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं कि जापान से जो है इन्वेस्टर राजस्थान आए, राजस्थान में उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से जो है जापानी टेक्नोलॉजी राजस्थान में आएगी, लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा, भरपूर फायदा। और इसी प्रयास के साथ जो है जापान के दौरे पे निकले हैं। देखने वाली बात होगी कि जापान सरकार और वहां की कंपनियां जो है इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो एक अच्छा प्रयास यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। ओके रूप नारायण, बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और दूसरों मसलों पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करेंगे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री की। जी हाँ, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जिसे हम डीबीटी कहते हैं, गैस सिलेंडर जैसे कई उपायों और योजनाओं से राज्य में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार विकसित भारत के निर्माण में राज्य की महिलाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अच्छी सड़कों के निर्माण, आवास, पुरुषों के खाते में डीबीटी से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार कार्य किया जा रहा है। भव्य सामुदायिक सम्मेलन शक्ति उत्सव में महिला एवं बाल विकास की उपलब्धियों को साझा करने वाली फील्ड की चैंपियंस चयनित सफल सक्षम महिलाओं और युवतियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर आदिवासी महिलाओं को एक फोटो प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उनके लिए उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी ग्रामीण महिलाओं की पोषण और शिशु देखभाल से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित थी, जिसमें किए गए हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप विविध आहार और बेहतर मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सहयोगी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो रूप, ये जो शक्ति उत्सव के कार्यक्रम में राज्य की उप मुख्यमंत्री जो भी खुद भी एक महिला हैं वह शामिल हुई हैं, ऐसे में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम क्या मायने रखता है और इस कार्यक्रम से क्या कुछ आशय निकलकर सामने आया है? रूप, देखिए कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जो है यहाँ शक्ति उत्सव के रूप में आयोजन किया गया, और आयोजन में है प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, जो कई विभाग जो है राजस्थान सरकार के आज जिनके पास से दिया कुमारी एक महिला होने के नाते जो है एक पावरफुल महिला होकर जो है एक उदाहरण है उन्होंने पेश किया है कि महिलाएं जो है किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ सकती है, बस उनको मौका मिलना चाहिए, और मौका मिले तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो है देश और प्रदेश में विकास में अपनी भागीदारी निभा सकती है, सुनिश्चित कर सकती है। यहाँ पे उन्होंने आह्वान किया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो है तमाम उपाय, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मीडिया से बात करते हुए मीडिया का भी दायित्व ये बताया है कि मीडिया को जो है महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का बखान करना चाहिए, लोगों तक वो चीजें पहुंचानी चाहिए, जिससे जो महिलाएं जो है प्रोत्साहित हो और आगे बढ़कर अपना काम अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे साथ ही जो है दिया कुमारी ने कहा कि मर्दों को जो है उनको भी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, उनको भी जो है महिलाओं को छूट देनी पड़ेगी कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ जो है बात की गई महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण के आधार पर
दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उस विजन में भी कहीं ना कहीं जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्य किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो है महिलाओं को डायरेक्ट उनके खाते में बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो है उन्होंने यहाँ पे गैस की बात की और तमाम जो योजनाएं केंद्र की महिलाओं के लिए, उन तमाम योजनाओं का आह्वान करते हुए जो है उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों का दायित्व बनता है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और तमाम महिलाओं को जो है आगे लाने का अपना प्रयास रखे हुए हैं। बने रहिएगा रूप आप हमारे साथ। फिलहाल जो आपने जानकारी दी है उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके निर्माण की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की, जिसमें इंजीनियरों ने राजस्थान हाउस को लेकर उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया है कि कहां तक कार्य हो चुका है और आगे क्या कुछ अभी करना बाकी है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की और उस दौरान निर्माणाधीन राजस्थान हाउस के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हुए उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि इस निर्माणाधीन भवन के तैयार होने के बाद जब यहाँ पर लोग आएंगे, इसके अंदर पहुंचेंगे, तो लोगों को ऐसा फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हम राजस्थान आ गए हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं राजस्थानी कल्चर से मेल खाते हुए डेवलप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग एक रिव्यू मीटिंग भी बुलाएं और रिव्यू मीटिंग करके हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें ज़रूरी फेरबदल भी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बनकर तैयार होने वाला यह भवन सिर्फ एक बिल्डिंग मात्र नहीं है, बल्कि राजस्थान का दर्पण भी इसे होना चाहिए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटावाड़ा से लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता के साथ संवाद किया और समस्याएं उनकी सुनी। सभी समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों पर सकारात्मक विचार विमर्श भी किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी परिवार की सदस्यता ग्रहण करवाने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बीजेपी के डबल इंजन के सरकार के नेतृत्व में झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए जनता ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की प्रशंसा की और उनका आभार जताया। सहयोगी रूप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप, जिस तरह से कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन तो किया ही है, लेकिन साथ में लोगों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को जाना है। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने की भी बात कही है। इस जनता से मुलाकात और कार्यकर्ताओं के संबोधन के निष्कर्ष में क्या कुछ निकलकर सामने आया और इसके क्या मायने हैं? रूप, देखिए कुणाल, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और मुलाकात के साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं से भी जो है, क्योंकि राजस्थान में भी इनका सदस्यता अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है और बड़ा एक लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में रखा है, हर बूथ से 200 कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जोड़ने का। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे जो है कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए जो है उनसे आह्वान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़े, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाए। वहीं पे जो है उन्होंने डबल इंजन की सरकार का बखान करते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, वो चाहे उनका निजी क्षेत्र रहा हो, झोटवाड़ा क्षेत्र या फिर राजस्थान की अन्य तमाम विधानसभा क्षेत्र रहे हों, तो विकास के जो है कार्य भजनलाल सरकार कर रही है। लगातार जो है केंद्र और प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है वो विकास के नया आयाम स्थापित कर रही है। फिलहाल यहाँ पे जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विशेष तौर पे अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो भाजपा परिवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है सदस्यता दिलवाए और सदस्यता का जो लक्ष्य उन्हें दिया गया है वो लक्ष्य पूरा करने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया रूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन
राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी इसकी गंभीरता को समझे और इसे समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करे। प्रत्येक घोषणा का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर इन घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो। आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर पर भी समन्वय रखा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में सोलर पार्क विकास से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। इससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने मातृवन की स्थापना की प्रगति जानी और कहा कि मातृवन में पौधारोपण के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता लाएं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन सहयोग से मातृवन विकसित किए जाएं। ऐसे पौधे लगाएं जो इस क्लाइमेट के अनुकूल हों। राजस्थान के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मंगलवार को हांसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विनोद भयाना और नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु का नामांकन भरवाया। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि हांसी की जनता को विनोद भयाना और नारनौद की जनता को कैप्टन अभिमन्यु के व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा है। इसलिए हांसी, नारनौद और पूरे हरियाणा में कमल फिर से प्रचंड बहुमत के साथ खिलने वाला है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि गुटों में बटी कांग्रेस का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। हार के डर से कांग्रेस के नेता झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है और तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन रही है। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले ने गत सीजन के दौरान फसल कटाई प्रयोगों में बीमा कंपनियों के शून्य आक्षेप प्राप्त कर राज्य में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले के सफल कार्यों और नवाचार को कृषि और राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से पूरे राज्य में लागू कराया गया। गत सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर्स को हनुमानगढ़ मॉडल अपनाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर कानाराम ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। फसल कटाई प्रयोग संपादन विधि एवं दिशा निर्देश की बैठक में कहा गया कि कृषि कार्यों में इसी तरह निरंतरता जारी रखें। फसल बीमा सहित प्रत्येक कृषि कार्य समयबद्ध, पारदर्शिता और संवेदनशीलता से करें ताकि हमारे अन्नदाताओं को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि राज्य सरकार से निर्धारित फसल कटाई प्रयोग मानक प्रक्रिया की पालन 100% सुनिश्चित करें। बीमा कंपनियों की संभावित आपत्तियों की प्रवृत्ति को समझते हुए कार्य करें ताकि क्लेम समय में अनावश्यक देरी नहीं हो। वहीं पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन ने किशनपोल बाजार स्थित विरासत संग्रहालय और हवा महल स्मारक का दौरा किया। उन्होंने जल महल का भी दौरा किया। वहां के सौंदर्यीकरण, बोटिंग और वाटर लेजर शो के लिए संभावनाओं को समझा और अधिकारियों के साथ इस बाबत चर्चा की। इस दौरान पर्यटन सचिव ने विरासत संग्रहालय की रूफ पर रेस्टोरेंट बनाने की संभावनाओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं हेरिटेज वॉक के रास्ते का निरीक्षण कर हवा महल को अंदर से देखा। उन्होंने विशेष तौर पर विभिन्न दरवाजों पर बेतरतीब लगे वायर्स, केबल को देखकर उनको व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो। रवि जैन ने न्यू गेट के बाहर अजमेरी गेट की तर्ज पर पर्यटन की दृष्टिकोण से विकास कार्य किए जाने की संभावनाओं के लिए मौके तलाशने को कहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश में जालूस तहसील के भीलपुरा सिरसली गांव में विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट का
निरीक्षण किया गया, आवश्यक कार्रवाई भी की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई तो की, वहां भारी गंदगी में रसगुल्ले का निर्माण किया जा रहा था। दूध एवं चाशनी में मधुमक्खियां, कीड़े पड़े हुए थे। गंदे पानी में रसगुल्ले के पेपर्स को पैक कर ठंडा किया जा रहा था। बदबू इतनी ज्यादा थी कि कोई आदमी फैक्ट्री के अंदर जा ही नहीं पा रहा था। जैन स्पंजी केसर बाटी, सुदामा केसर बाटी, विनायक रसगुल्ला, प्लेन रसगुल्ला, बीकानेरी राम रसगुल्ला, समलाई आदि पैक किए जा रहे थे। यहाँ लगभग 20,000 किलो बने हुए रसगुल्ले, राजभोग, केसर बाटी सीज किए गए हैं। इन मिल्क प्रोडक्ट्स में कृत्रिम रंग मिलाए जा रहे थे। बेहद अनहाइजीनिक कंडीशन में रसगुल्ले आदि बनाकर पूरे भारत में सप्लाई किया जा रहा था। दूध, चाशनी, चीनी, घी सब में कीड़े मकोड़े और मक्खियां पड़ी हुई थी। वहीं नारायणपुर रोड ज्ञानपुरा के पास मोटरसाइकिल पर व्यक्ति जा रहा था, तभी अचानक ब्रेकर लगने से उस पर बैठी एक महिला गिर गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही सतीदन सिंह और डंगर सिंह ने बताया है कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 पर फोन किया गया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस उन सभी को नारायणपुर CHC पर लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। दुर्घटना में घायल महिला को थानागाजी के SMS ट्रॉमा सेंटर जयपुर में एडमिट करवाया गया है। परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद का शहादत दिवस जोधपुर में मनाया गया। इस अवसर पर वीर अब्दुल हमीद के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी बूझावड़ के सभागार में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में शहर के कई प्रबुद्धजन, शिक्षक, आर्मी, एयरविंग और स्काउट से जुड़े पदाधिकारी और स्टूडेंट्स ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें सलामी दी। परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के शहीदी दिवस पर मंगलवार को मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी बूझावड़ के सभागार में व्याख्यान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कर्नल इदरीश खान ने व्याख्यान कार्यक्रम में युवा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने और 8वीं तक की शिक्षा हासिल करने के बावजूद वीर अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान की तारीख में अपनी बहादुरी, साहस और बलिदान के बल पर 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग में दुश्मनों के 6 टैंक्स उड़ाकर वो कारनामा अंजाम दिया था जो कि युद्धों के इतिहास में बेमिसाल है। वहीं टोडा भीम के करीरी में भैरव बाबा के लक्खी मेले का आयोजन शानदार तरीके से संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक कुश्ती दंगल और भैरव बाबा का लक्खी मेला आयोजित हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में समाज के लोगों ने दूर दराज से पधार कर कुश्ती और दंगल का आनंद उठाया। कुश्ती और दंगल के आयोजन कमेटी के सदस्य और संचालनकर्ता मनीराम ठेकेदार खेड़ी ने बताया कि इस मेले का आयोजन किरीरी ग्राम पंचायत के स्थानीय सरपंच और ग्रामवासियों के सहयोग से हर साल करवाया जाता है। इस बार इस कुश्ती दंगल में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के पहलवान भाग लेने आए हैं। इस बार कुश्ती दंगल में कुल 300 के लगभग कुश्ती आयोजित हुई है, जिनमें पहली कुश्ती की शुरुआत 101 रुपए से हुई और फाइनल कुश्ती 2,11,000 रुपए की हुई है। कुश्ती दंगल का फाइनल मुकाबला सुखसैन पहलवान हरियाणा की तरफ से और निशांत पहलवान हरियाणा के बीच हुआ, जो 20 मिनट तक की मशक्कत के बाद भी बराबरी पर छूटा। दोनों विजेता पहलवानों को स्थानीय सरपंच लिक्ष्मा देवी ने राशि को संयुक्त रूप में बराबर बांटकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में महोबा विधायक राजेंद्र मीणा, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर आदि कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और राजस्थान स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।